हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब्बू एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की थी जिसको देखकर अच्छे अच्छे चक्कर खाकर गिर जाया करते थे। पर तब्बू को शुरू से ही लड़कों की तरह बन ठन कर रहने की आदत थी और वो लड़कों की तरह ही खाती, उठती, बैठती और लड़कों के बीच में ही ज्यादातर टाइम रहा करती। पर लोग उसकी एक आदत का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, वो थी उसकी खुली टांगें। क्योंकि वो जब भी बैठती या चलती तो अपनी टांगों को खोल कर ही चलती या बैठा करती थी। जिस पर एक दिन उसका दोस्त अनूप उससे बोलता है, क्यों तब्बू, तू लड़की है और लड़कियां जैसे कपड़े भी पहनती है, उनकी तरह सुंदर भी है, पर तू हम लड़कों की तरह क्यों चलती है टांगे खोलकर? हाँ यार तब्बू, तू लड़की है, थोड़ा तो लड़कियों जैसा अपने अंदर गुण ला, थोड़ा शर्माया कर। अब क्या यहाँ शर्मा कर बताऊँ तुझे? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? गुस्सा क्यों कर रही है यार, बस समझा ही तो रहा हूँ तुझे। देख टेढ़ी बात तो कर मत, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती। तो अच्छा यही है कि तुझे जो भी बोलना है ना साफ साफ बोल दे। देख यार, हम बस यही बोलना चाहते हैं कि तू ये अपनी टांगों को खोलकर मत चला कर, अच्छा नहीं लगता, मर्दाना सा लगता है बहुत। तो तुम्हारे सीने में क्यों आग लग रही है? अरे खामखा गुर्दे लाल हो रहे हैं तुम सबके। ऐसे ही तब्बू की अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती है और वो उस दिन से उनसे बात करनी बंद कर देती है और एक दिन अपनी दोस्त शिवानी से मिलने क्लब जाती है, जो कि काफी दिनों के बाद इंडिया आई थी। वहीं क्लब में शिवानी का एक दोस्त भी आता है जो तब्बू को शॉर्ट ड्रेस में देखकर उस पर फिदा हो जाता है और तब्बू के पास जाकर उससे बोलता है, हेलो, हाउ आर यू? फाइन, बट हु आर यू? मैं शिवानी का दोस्त नील। मैं काफी देर से देख रहा था कि आप किसी से बात ही नहीं कर रही हैं, बस चुपचाप यहाँ अकेली खड़ी हैं। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? आई एम तब्बू और मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। इन दोगले लोगों से तो ना दूर ही रहना चाहिए। ऐसा मत बोलो, दोस्त अच्छे होते हैं। एक दोस्त ही तो होते हैं जिन्हें हम खुद चूज करते हैं, बाकी सब तो हमारे पैदा होते ही मिल जाते हैं। ये सारे रिश्तेदार जो बस हमारा खून पीने की सोचते रहते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम इंसान भी अच्छे लगते हो और बातें भी अच्छी कर लेते हो। तब्बू उस पार्टी में शिवानी और नील से ही बात करती है और बात करते करते वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और थोड़ी देर बाद तब्बू अपने घर जाने लगती है, जिस पर नील उसे रोककर बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तब्बू उसके साथ उसकी बाइक पर बैठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एक दिन नील रात को तब्बू को बुलाता है और उसके हाथों में रिंग पहनाकर उससे कहता है, आई लव यू। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। या तुम मेरी बनना चाहोगी? मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, वादा। आई लव यू टू। मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक दूसरे को अपने दिल की बात बताकर वो दोनों हाथ पकड़कर बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। और तभी नील तब्बू को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे पर किस करता है, साथ ही उसके होठों को भी चूमता है। जिसके बाद वो दोनों अपने इस पल को खूब एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता जाता है और उन दोनों का प्यार भी गहरा होता जाता है। एक दिन वैलेंटाइंस डे पर वो दोनों अपने इस प्यार भरे दिन को अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए लॉन चले जाते हैं। तभी तब्बू एक ब्यूटीफुल सी शॉर्ट ड्रेस पहनकर लड़कों की तरह बैठ जाती है और उसे ऐसे देखकर नील का दोस्त आशु तब्बू पर कमेंट पास करते हुए बोलता है, ओ भाई, बाइक की माल का तो माल दिख रहा है, पर जो भी हो मजे आ गए, आंखों को ठंडक मिल गई है। सही लड़की पसंद की है नील भाई ने, फुल मजे हैं तेरे तो। नील उसकी बातें सुन लेता है और गुस्से में उनसे कहता है, क्या कमेंट पास कर रहा है तू मेरी तब्बू को देखकर? हाँ साले, तेरी आंखों को बहुत ठंडक मिल रही है। बेशरम भाभी है तेरी। भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बेकार में ही गर्म हो रहा है, शांत हो जा। मजाक कर रहा है? अभी बताता हूँ मैं तुझे मजाक क्या होता है। साले मुंह तोड़ूंगा तेरा दोबारा बकवास की तो, समझा? नील सबके सामने आशु को मारने लगता है पर तब्बू उसको रोक लेती है और कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो और इन बुरे लोगों को मारकर तुम बुरे मत बनो। इन जैसे लोगों का तो काम
काम ही यही है, आए दिन किसी न किसी से पिटते ही रहते हैं। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही हम जैसे लड़के बहकते हैं। पहले तो खुद लड़कों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हो और फिर मासूम बन जाती हो। अरे इतनी ही सही हो तुम तो सही से क्यों नहीं बैठती? क्यों हम लड़कों को अपने अंदर का माल दिखा रही हो? अगर कुछ बोलने या संभालने का शौक है ना तो अपनी बंदी को संभाल, समझा? इतना बोलकर आशु वहाँ से चला जाता है और नील भी गुस्से में तब्बू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और उस पर चीखते चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी इज्जत की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है क्या? तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे अपनाया, कभी कुछ नहीं बोला, पर क्या तुम मेरे लिए खुद को थोड़ा बदल नहीं सकती? पर मेरी गलती क्या है? आखिर तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, और वो भी इतने गंदे तरीके से? नील और तब्बू की लड़ाई बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर बातें करनी बंद कर देते हैं। पर नील तब्बू को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उससे माफी मांग लेता है और अपनी माँ विभा को तब्बू के बारे में सब बता देता है। कुछ ही दिनों बाद विभा उन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देती है। पर शादी के बाद तब्बू को कुछ पता ही नहीं होता कि एक आदर्श बहू की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, जिस पर विभा उससे कहती है, देख बहू, तू पहले क्या करती थी क्या नहीं करती थी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू अब इस घर की बहू है और तेरा बहू होने के नाते इस घर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, ठीक है? और हाँ, डर मत, मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगी। सबसे पहले कि तू ये जो लड़कों की तरह टांगे खोल कर बैठती है वो बैठना छोड़ दे बेटा। बहू की तरह, एक लड़की की तरह जैसे बैठते हैं उस तरह से बैठना सीख। और अब से तो ये छोटे छोटे कपड़े नहीं बल्कि एक संस्कारी लड़की की तरह और एक बहू की तरह साड़ी पहनेगी। माँ जी, पर मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। मैं तो हमेशा से ऐसी ही रहती हूँ, ऐसे ही चलती हूँ, ऐसे ही बैठती हूँ। आज तक मुझे किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। आप जैसी किसी माँ का हाथ नहीं था मेरे सर पर। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं सब सिखा दूंगी। बस कुछ दिनों की बात है, सब सीख जाएगी तू। विभा तब्बू को एक अच्छी और संस्कारी लड़की की तरह सब कुछ सिखाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी टांगों को भी खोल कर चलना बैठना सब बंद कर देती है और एक खुली टांगों वाली से एक बहुत ही अच्छी और समझदार बहू बन जाती है, जो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी उठा लेती है। और अब नील की भी सारी शिकायतें बिल्कुल खत्म हो जाती है और सभी लोग तब्बू का मजाक बनाना भी बंद कर देते हैं, जिसके बाद नील और तब्बू अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। काजल एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वैसे तो उसे मेकअप की कोई खास नॉलेज नहीं थी, पर उसे लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन काजल पास के बाजार में कॉस्मेटिक की शॉप पर अपनी दोस्त दिया के साथ जाती है और अपने लिए लिपस्टिक पसंद कर रही होती है। तभी दुकानदार उसे बहुत सारे शेड्स दिखाता है अलग अलग, जिन्हें देखकर काजल बोलती है, और कलर दिखाओ ना। अरे ये तो सारे कलर है मेरे पास। अरे काजल, तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दे और कुछ और ले चलकर। तुझे नहीं पता, ये तो मेरे लिए ऑक्सीजन है। इसे लगाकर ही तो मैं जिंदा रहती हूँ। अगर सुबह उठकर अपने प्यारे प्यारे होठों पर लिपस्टिक ना लगा लूँ ना, हाय, मेरी तो दुनिया ही अधूरी सी रहती है। तुझे पता है ना कि मुझे लिपस्टिक लगाना कितना ज्यादा पसंद है। ये तो है काजल, जो कि कॉस्मेटिक की दुकान पर अपनी बचपन की दोस्त दिया के साथ लिपस्टिक खरीद रही थी। काजल अपनी माँ दिव्यानी के साथ रहा करती थी। काजल एक दिन फोन में ऑनलाइन कुछ लिपस्टिक्स देख रही होती है और उन्हें खरीदने की सोचती है, लेकिन उन लिपस्टिक्स का प्राइस और अपना पर्स देखकर वो ऑर्डर नहीं करती, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है, जहाँ पर वो लिपस्टिक्स की सेल देखती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, लिपस्टिक की सेल लगी है। प्लीज माँ, मुझे लेने दो ना लिपस्टिक्स। मना मत करना, आज तो मैं अपने पैसे भी लेके आई हूँ। प्लीज 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 मुझे लेने दो ना। अच्छा चल ले ली, पर तेरे पास जो इतनी सारी पहले रखी है उसका क्या? माँ, ये लास्ट लिपस्टिक है, इसके बाद कोई नहीं लूंगी। पक्का 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 पक्का। इतना बोलकर दिव्यानी और काजल वहाँ से सस्ते लिपस्टिक ले लेती हैं और घर जाने लगती हैं। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त कार्तिक से हो जाती है।
जिसे देखकर काजल उसे बोलती है। ओए, पहचाना तूने? अबे यार, तू तो ईद का चांदी हो गया था। और कहाँ था? इतने दिनों बाद मिल रहा है। अरे तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा चुड़ैल। माँ, ये कार्तिक है। पहचाना आपने इस मोटे को? अरे बेटा, कितना बड़ा हो गया है। क्या करता है अब? मैं बैंक में जॉब करता हूँ और कुछ दिनों पहले ही आया हूँ। अब कहीं नहीं जाऊंगा। पर ऐसे ही दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं और इतने लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कार्तिक काजल के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और वो उसको एक बीच पर बुलाता है और कार्तिक अपने हाथों से लिपस्टिक का बॉक्स उसको देते हुए बोलता है। तुम्हें देखने का जुनून और भी गहरा होता है जब तुम्हारे चेहरे पर बालों का पहरा होता है। आई लव यू मेरे बचपन के प्यार काजल, आई लव यू। कुछ दूर मेरे साथ चलो, हम सारी कहानी कह देंगे। समझो ना जिस बात को तुम आंखों से, हम वो मुंह जुबानी कह देंगे। आई लव यू टू। दोनों उस हसीन रात में एक दूसरे को अपने दिल की बात बोलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताकर अपने अपने घर वो लोग वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है। माँ, आपको कार्तिक कैसा लगता है? ये देखिए, उसने मुझे गिफ्ट में क्या दिया है। मुझे तो एकदम मेरे दामाद की तरह लगता है। अरे पागल, तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। और कुछ समय यूं ही बीत जाता है। कार्तिक और काजल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद काजल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू मॉल जाती हैं, जहां काजल लिपस्टिक्स लेने लगती है और काफी टाइम तक लिपस्टिक ही पसंद करती रहती है। इस बात पर नीति को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है। बहू, पूरी दुकान लेगी क्या, जो अब तक तुझे एक भी लिपस्टिक पसंद नहीं आई? माँ, मेरे पास सारे कलर हैं, इसीलिए मैं थोड़ा यूनिक कलर देख रही हूँ जो मेरे पास ना हो। अरे अरे, तेरे पास तो बहुत सारी लिपस्टिक रखी हुई हैं, तो फिर क्यों ले रही है ये? बात तो सही बोल रही हो, पर वो क्या है ना, लिपस्टिक जब तक मेरे होठों को किस ना करे, मेरी सुबह सुबह नहीं होती। और हर नई सुबह के लिए मेरे होठों को एक नए लिपस्टिक कलर की जरूरत है। अब कुछ समझी माँ जी? नीति वहाँ तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन गुस्से से वापस दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। घर जाते ही नीति सबसे पहले काजल के कमरे में जाकर उसकी सारे लिपस्टिक्स निकाल कर बेड पर फैला देती है और बोलती है। बहू, ये वो लिपस्टिक है जो तूने अब तक यूज भी नहीं करी। ये देख, तेरे होठों की रंगत चली गई है लिपस्टिक के केमिकल की वजह से। अपने ब्लैक लिप्स को देखकर काजल नेट पर थोड़ा सर्च करती है और एक लिप बाम बनाती है, जिसे लगाकर वो अपनी सास के सामने जाती है और बोलती है। माँ, ये लगा लीजिए, इससे आपके फटे होठ सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम, और अब से मैं भी लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। अरे दुनिया इधर की उधर हो सकती है पर तेरी लिपस्टिक और तू कभी अलग नहीं हो सकती। ये ले तेरा लिपस्टिक, जो तू लिप बाम बोलकर मुझे बेवकूफ बना रही है। माँ, ये बिल्कुल नेचुरल है, मैंने इसे YouTube से देखकर बनाया है। ये एक घरेलू नुस्खा है, इसमें मैंने वैसलीन, चुकंदर का रस और विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं, जो कि हमारे होठों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, और जो तेरी लिपस्टिक है जिसे तूने कभी यूज भी नहीं किया, उसका क्या? उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे। अपनी सब लिपस्टिक की ना मैं सेल लगाऊंगी, और वो भी कम दामों पर। आइडिया तो बहुत अच्छा है बहू, पर जब तक तेरे होठ लिपस्टिक को किस ना कर ले, तब तक तो तेरी सुबह ही नहीं होती। और अब जब तू लिपस्टिक नहीं लगाएगी तो तेरी तो सुबह कैसे होगी, मेरी प्यारी लाडो बहुरिया? माँ, तभी तो मैंने ये लिप बाम बनाया है,
अब से मेरी हर सुबह इसी से होगी, वो भी बिल्कुल फ्रेश, विदाउट एनी केमिकल, एकदम मेरी ब्यूटी की तरह नेचुरल। नीति को उसका आइडिया सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी बात मान लेती है। अब काजल लिपस्टिक लगाना बिल्कुल छोड़ देती है और अपने हाथों का बनाया हुआ लिप बाम लगाने लगती है और नीति भी उसे इस्तेमाल करती है, जिससे कुछ ही दिनों बाद उसके होठों का भी रेडनेस और सॉफ्टनेस का नेचुरल कलर वापस आ जाता है और काजल अपनी यूज ना की हुई लिपस्टिक्स को सस्ते दामों पर बेच देती है, जिसके बाद वो अब बिना लिपस्टिक्स के जीने लगती है और हमेशा के लिए लिपस्टिक लगाना छोड़ देती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। पिंकी अपने पूरे फेस को कवर करके और अपनी मोटी मोटी बड़ी आँखों पर चश्मा लगाकर अपने बॉयफ्रेंड विवेक से सीसीडी में मिलने जाती है और वहाँ जाकर वो जब अपना चश्मा उतारती है तो विवेक बोलता है, तुम और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें दोनों ही जहर हैं। तुम जब चश्मा हटाती हो ना, आय हाय दिल पर मानो तीर सा चल जाता है। अरे मरे तो नहीं कहीं मेरी नजरों के तीर से? अरे नहीं नहीं, मारा नहीं, पर इन बड़ी आंखों ने घायल कर दिया है मुझे। आय हाय। अगर फ्लर्ट कर लिया हो तो काम की बातें करे। बताओ, अपने घर पर बात की तुमने हमारे लिए? हाँ हाँ मैडम जी, बात हो गई है और माँ ने तुम्हें घर बुलाया है। थोड़ी देर बाद विवेक पिंकी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी माँ निधि से मिलवाते हुए बोलता है, माँ ये पिंकी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बड़े ही प्यारे बच्ची है और इसकी ये बड़ी बड़ी आंखें तो और भी ज्यादा प्यारी हैं। शुक्रिया आंटी जी। अरे आंटी नहीं, माँ बोल अब तो तू मुझे। और बता, कब आऊँ तेरे घर रिश्ते की बात करने के लिए? निधि पिंकी को पहली ही नजर में पसंद कर लेती है और कुछ ही दिनों में विवेक का रिश्ता लेकर पिंकी के पिता गोपाल के पास पहुंच जाती है। जी वो मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी पिंकी के लिए लेकर आई हूँ। पर पिंकी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और आप बिना इन्फॉर्म किए रिश्ता लेकर आ गई। वो भाई साहब, बात ये है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पिंकी, क्या है ये सब? अरे इतना सब कुछ हो गया कि ये अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे कुछ नहीं बताओगी, हैं? पापा मैं डर गई थी, कहीं आप नहीं माने तो? अरे भला ऐसा अच्छा रिश्ता कोई बाप अपनी बेटी का छोड़ता है क्या? ये बात सुनकर पिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कुछ ही दिनों बाद पिंकी और विवेक की शादी हो जाती है। शादी के बाद पिंकी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से उठाती है। साथ ही वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों को और खूबसूरत बनाने के लिए रोज रोज नए नए स्टाइल का आई मेकअप करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो स्मोकी आईज मेकअप करती है, जिसे देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहू, ये तूने अपने इन बड़े बड़ी आँखों पर काजल क्यों भर लिया इतना सारा? अरे काली घटा छा गई है क्या? माँ जी, ये कैसे बातें कर रही हैं आप? इसे काली घटा नहीं, इसे स्मोकी आई मेकअप कहते हैं। अरे पहले ही तेरी आंखें इतनी बड़ी हैं और सुंदर भी हैं, तुझे इन सब की क्या जरूरत है? माँ जी, आप भी करो ना, आपकी आंखें कितनी छोटी छोटी सी है। लाओ मेकअप करके इनको बड़ा बड़ा बना दो। अरे हट, बड़ी आई मेरा मेकअप करने वाली। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। पिंकी अपनी आँखों को सुंदर दिखाने के लिए रोज कुछ न कुछ नया ट्राई करती ही रहती थी, जिसके लिए वो बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करती थी। अरे निधि, हमारे तेरी बहू तो मिलन आए है, तू अपनी बहू दिखावेगी एक ना? अरे क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। पिंकी बहू, जरा इधर तो आना। तभी पिंकी वहाँ पर हाथों में चाय नाश्ता लिए आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। ओहो पुत्र जी, किन्निया वड्डियां अखां है तुहाडियां। इंज लग रहा जिवे कूर कूर के देख रहे हो सानू। अरे वो घूर नहीं रही, उसकी आंखें ही ऐसे बड़ी बड़ी हैं। अरे निधि, तेरी बहू की आँख तो इतनी बड़ी है जुकर कोई बटन देख लिया हो। ध्यान रखिए कते गिर न जावे। हाँ हाँ,
मेरी गल सुन, जे तेरी बहू अपनी न वड्डियां वड्डियां अखां नाल रो देगी ना तां तेरे घर विच तां बाढ़ ही आ जानी है। नाले मेकअप दी गल दस्सां, एक वारी च ही पूरा आई शेडो दा किट लगा लेंदी होनी है, बार-बार खरीदना पैंदा होना इसनु तां। पिंकी बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद निधि की दोस्त भी चली जाती है। उनके जाने के बाद निधि पिंकी को सुनाना शुरू कर देती है। अरे कलमोही, पड़ गई तेरी कलेजे को ठंडक, मेरी नाक कटवा के और कर ले अपनी बड़ी बड़ी आँखों को और ज्यादा बड़ा। हाँ? तभी वहाँ विवेक आ जाता है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बीवी से पूछ, पता नहीं अपनी बड़ी आँखों को और कितना बड़ा करना चाहती है। अभी भी इसकी आंखें ऐसी लग रही हैं कि मानो बाहर ही आ जाएंगी। पिंकी, क्या है ये सब? मेकअप करने से बस आंखें बड़ी दिखती हैं, होती नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी आंखें पहले से ही इतनी बड़ी और बहुत सुंदर हैं। अब क्या चाहिए तुम्हें? जरूरत से ज्यादा कुछ भी चीज अच्छी नहीं होती। अरे ये सब कुछ तो बस तुझे ही पता है ना? इतना सब होने के बाद भी पिंकी बिल्कुल नहीं मानती और विवेक के बार बार समझाने के बाद भी वो वही करती है जो उसे ठीक लगता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में पिंकी की आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। धीरे धीरे उसकी ये समस्या बढ़ने लगती है और उसे कम भी दिखाई देने लगता है। ऐसे ही एक रात विवेक, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी कुछ करो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे बाबा, हो जाता है कभी कभी आंखों में ये सब। लाओ, मैं तुम्हारी आंखों में आई ड्रॉप डाल देता हूँ। विवेक के आई ड्रॉप डालने के बाद भी पिंकी की आंखों की जलन और दर्द कम नहीं होता और थोड़ी देर बाद वो फिर से जोर से चिल्लाने लगती है। प्लीज प्लीज कुछ करो, मेरी आंखों की जलन बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा, प्लीज जल्दी कुछ करो। क्या है पिंकी, सोने दो, बहुत रात हो गई है। ऐसे बच्चों की तरह चिल्लाओगी तो माँ भी उठ जाएगी। प्लीज जल्दी कुछ करो ना, मेरी आंखें खुल भी नहीं रही है अब। दिखाओ दिखाओ, क्या हुआ? उसकी लाल आंखों को देखते ही विवेक डर जाता है और आधी रात को उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। इतने में उन दोनों का शोर सुनकर निधि भी उठ जाती है और सीधा उनके कमरे में जाकर अपनी बहू की आंखें देखकर वो भी घबरा जाती है। सभी लोग मिलकर जल्दी से पिंकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां आई स्पेशलिस्ट उसका ट्रीटमेंट करते हैं और बताते हैं, जी देखिए, आपकी वाइफ की आंखों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह सब शायद बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हुआ है। साथ ही इनकी आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो गई है और अब इनको अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर रखना होगा। साथ ही अपनी आंखों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, वरना यह अंधी भी हो सकती हैं। विवेक जब ये सारी बात पिंकी को बताता है तो वो डर जाती है। साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ और आंखों पर लगाने के लिए चश्मा दे देते हैं, जिसके बाद सभी लोग घर वापस लौटते हैं और पिंकी सभी से बोलती है, माँ जी, विवेक जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपना ये हाल कर लिया। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी आई मेकअप कभी नहीं करूँगी। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। ये ले बहू, और अब इसे हमेशा लगा कर रखना और दोबारा कभी ऐसी गलती भी मत करना। जिसके बाद सभी लोग मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। सुबह के वक्त पूर्वा उठती है तो अचानक से उसे उल्टी आती है। उसका जी मचलने लगता है। वो जोरों से अपनी माँ को आवाज देती है और बोलती है, माँ, माँ, जल्दी आओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ मेरी लाडो, इतना चिल्ला क्यों रही है? और ये सुबह सुबह तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा मन हो रहा है मेरा। तेरा जी खराब हो रहा है? तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कुछ
लेकर आती हूँ। सुधा रसोई में से एक हाथ में कटे हुए नींबू पर काला नमक लगाकर लाती है और अपनी बेटी से उसको चाटने को कहती है। और जब पूर्वा थोड़ा सा नींबू चाटती है तो बोलती है, यक, कितना गंदा टेस्ट है इसका, खट्टा। ज्यादा मुंह मत बना, उल्टी आ रही है ना। चुपचाप इस नींबू को चाट ले, खट्टा खाने से जी मिचलाना बंद हो जाता है। अरे माँ, पर मैंने कहा ना चुपचाप चाट ले, ठीक होना है ना, या लेके चलो डॉक्टर के पास। पूर्वा खाती नहीं है और सुधा जबरदस्ती उसको नींबू खिलाती है। उसके कुछ देर बाद पूर्वा को अच्छा लगने लगता है और शाम को फिर से उसका जी मचलने लगता है तो वो खुद ही नींबू चाटने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और उसे नींबू चाटने का अब शौक बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। तबीयत ठीक होने पर भी दिन रात वो नींबू ही चाटा करती। ऐसे ही एक दिन वो मार्केट में सब्जियां लेने जाती है। उसकी मम्मी ने जो लिस्ट उसे दी होती है वो लिस्ट को रास्ते में ही गिरा देती है और साथ ही जब वो बाजार पहुंचती है तो उसकी नजर नींबुओं पर पड़ती है। वो झट से जाकर सारे नींबू खरीद लेती है और अपने घर लौट जाती है। तभी सुधा उससे कहती है, पूर्वा, सब्जियां कहाँ है? ला जल्दी दे, तेरे पापा आते ही होंगे, उन्हें भूख भी लगी होगी। सब्जी? कौन सी सब्जी माँ? अरे तुझे मैंने सब्जी लेने भेजा था और ये नींबू क्यों उठा कर लाई है? माँ छोड़ो, मेरा कान दर्द कर रहा है। वो क्या है ना कि नींबू बहुत सस्ते थे, इसीलिए मैं नींबू ले आई और लिस्ट रास्ते में ही गिर गई थी, इसलिए बाकी सब्जियां मुझे याद ही नहीं रही। अब तुझे खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, अपने इन नींबू को ही चाट लियो तू। चाटने के लिए तो लाई हूँ। वक्त बीतता जाता है। पूर्वा हमेशा नींबू को ही चाटा करती रहती। रास्ते में आते जाते वो बस नींबू ही चाटा करती। उसकी इस आदत के बारे में सुधा भी अब जान चुकी थी कि वो नींबू चाटने की लतखोर हो गई है। तभी सुधा के घर पर उसकी पड़ोसन ज्योति आकर कहती है, अरे ओ सुधा, तेरी लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते, देख ले कहीं कोई लड़के वड़के के चक्कर में ना हो वो। ज्योति सीधा सीधा बोल, तू आखिर मेरी बेटी के बारे में कहना क्या चाहती है? हाय हाय, क्या कहूँ, अब तो मुझे ही शर्म आ रही है। तेरी बेटी पेट से है शायद, आजकल बड़ा नींबू चाटती रहती है। अरे इतनी बुढ़ी होकर ऐसे बेहया वाली बातें मत कर ज्योति। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, इसीलिए वो नींबू खा रही थी, समझी? और तू ना अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान दे, आजकल कुछ ज्यादा ही चमक छल्लो बनते फिर रही है। आई बड़ी मेरी बेटी पर नजर रखने वाली। कुछ देर बाद शाम को पूर्वा अपनी दोस्त नेहा के साथ एक कैफे में जाती है, जहां उससे बात करते हुए नेहा बोलती है, पूर्वा, तू क्या ऑर्डर करेगी, कैपुचिनो या हॉट चॉकलेट? यार देखना, तो कुछ लेमन से रिलेटेड मंगा ले यार। लेमन कॉकटेल ऑर्डर कर दूं तेरे लिए? हाँ यार बिल्कुल। तभी वहाँ वेटर आता है और नेहा उसे ऑर्डर लिखवा देती है। नींबू चाटकर दोनों का मुंह खट्टा सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग नींबू चाटती ही रहती हैं। पूर्वा को इस तरह नींबू चाटते हुए देख पुनीत नाम का एक लड़का उसे दिल दे बैठता है। थोड़े ही दिन उसको फॉलो करने के बाद पुनीत पूर्वा के बारे में सब कुछ जान जाता है, तो उसे पता चलता है कि पूर्वा को नींबू कितना ज्यादा पसंद है। वो रास्ते में से ऐसे ही एक दिन जा रही होती है तो कुछ लड़के पूर्वा को छेड़ने लगते हैं। तभी पुनीत हीरो की तरह एंट्री मारकर उसे बचाता है और उन लड़कों की जमकर धुलाई करता है। ये सब देखकर पूर्वा उससे इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको बचाना तो मेरा फर्ज है। अच्छा जी, आपका कब से फर्ज बन गया? जब से आपसे प्यार हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत दिनों से चाहता हूँ। मैं आपकी पूरी लाइफ ख्याल रखना चाहता हूँ, मुझे एक मौका तो दीजिए बस। ठीक है, ये लीजिए मेरा नंबर, अभी मैं चलती हूँ। घर जाकर पुनीत उसके नंबर पर कॉल करता है। दोनों रात भर फोन पर बातें करते हैं। कुछ दिनों तक उनकी बातें यूं ही चलती है और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है।
जिसके बाद पुनीत बहुत सारे नींबू देकर उसे प्रपोज करता है और पूर्वा उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों अपने अपने घर वालों की सहमति के साथ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस तरह पूर्वा अपने ससुराल के सारे काम अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास सुगना मार्केट से बहुत सारे नींबू लेकर आती है और पूर्वा उन सभी नींबुओं को चटकर जाती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे ओ करमजली नासपीटी, कहाँ गए मेरे घर के सारे नींबू? 2 किलो नींबू लेकर आई थी अचार बनाने के लिए और देख रही हूँ यहाँ एक भी नींबू नहीं है। वो माँ जी, मैंने उन नींबुओं को खा लिया, अब तो बस आधा किलो नींबू ही पड़े हैं। हे राम जी, अरे तू इतना नींबू कैसे खा सकती है अकेले? अरे एक बात तो बता, कहीं तू पेट से तो नहीं है जो तू इतना खट्टा खा रही है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे नींबू चाटने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए चाट गई सारे के सारे। हाय राम जी, अरे पागल है क्या तू जो इतने सारे नींबू खा गई? अरे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहकर सास बहू दोनों काम में व्यस्त हो जाती हैं। शाम को जब पुनीत घर वापस आता है तो पूर्वा खाना बनाकर लाती है। एक साथ मिलकर सभी खाना खाते हैं कि एक निवाला खाते ही पूर्वा के पेट में बहुत जोरों से दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। सुगना और पुनीत जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका टेस्ट करके बोलते हैं, मिस्टर पुनीत, घबराने वाली कोई बात नहीं है, शी इज फाइन, बट उनकी रिपोर्ट में विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाई गई है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती थी। स्टोन और माइग्रेन का खतरा भी हो सकता था, सो ध्यान रखें कि वो आगे से कोई भी ऐसी चीज ना ले। ओके डॉक्टर, अब उनसे मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। उनकी कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ क्योंकि उनके पेट में सब काफी दिक्कत है और ये उन्हें टाइम से दे दीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोनों जाकर पूर्वा से मिलते हैं। तभी पुनीत बोलता है, देख लिया ज्यादा नींबू खाने का नतीजा, और ज्यादा खाओगे तो सीने में जलन भी हो सकती है। अभी भी नींबू खाने हैं तो बता दो, ला दूंगा। नहीं नहीं पुनीत, अब से कभी नहीं खाऊंगी। बहू, अब कैसा लग रहा है तुझे? ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे कमजोरी से महसूस हो रही है। कोई बात नहीं बहू, जब अपने घर चलेंगे ना हम तो तुझे ताकत भी आ जाएगी। कुछ देर बाद सभी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं और पूर्वा का पूरा ख्याल रखने लगते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और 9 महीने बाद वो एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और उस बच्ची के साथ सभी लोग हंसी खुशी खेलते खेलते अपनी सारी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो रात के 12 बज चुके थे और रीवा अपने हाथों में फोन लिए अपने पति सुशांत और बाकी घर वालों का इंतजार कर रही होती है कि कब कोई आए और उसको बर्थडे विश करे। देखते ही देखते रात के 1 बज जाते हैं, पर ना तो कोई फोन आता है, ना ही मैसेज और ना ही घर में से कोई उठकर उसको विश करने आता है। ऐसे में रीवा सोचती है, आज 10 सितंबर है, आज मेरा बर्थडे है, पर किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है, कोई भी मेरे लिए सरप्राइज नहीं लाया। कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट कर लेती हूँ, शायद सबकी आंख लग गई हो। इतना सोचकर रीवा सबके विशेस का बहुत वेट करती है और इंतजार करते करते ही सो जाती है, पर कोई उसे विश नहीं करता। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह होते ही रीवा अपने पिछले बर्थडे पर दी हुई उसकी सास की साड़ी को पहनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है, जिसे देखकर उसकी सास नेत्रा उससे बोलती है, बहू, आज घर की साफ सफाई करनी है और तू नई साड़ी पहनकर आ गई। माँ, आप भूल गई कि ये साड़ी आपने ही मुझे दी थी। अरे ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं। आज घर में मेहमान आने वाले हैं और तू ये साड़ी पहनकर घर का सारा काम करेगी। इतना बोलकर नेत्रा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और रीवा भी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और रोते हुए खुद से बोलती है, पिछली बार तो हर किसी ने मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दिया था और इस बार तो किसी को मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। इतना सोचकर रीवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने पिछले बर्थडे को वो याद करती है, जिसमें सुशांत ने रात के 12 बजे उसे उठाकर बोला था, हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल वाइफ। थैंक यू
सो मच। ये मेरी तरफ से मेरी प्यारी बहू को हैप्पी बर्थडे बहू। रीवा को विश करके सुशांत उसी रात उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, जहां वो दोनों ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह वो लोग गोवा चले जाते हैं और वहां पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रीवा यहाँ अपना पिछला बर्थडे सोच रही होती है कि तभी शाम के 5 बजे नेत्रा उसे आवाज देती है और बोलती है, रीवा मेरे साथ बाहर चल। पर माँ जाना कहाँ है? आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। अरे किसी की बारात में नहीं जाना बहू, मेरी दोस्त की बहू है ना, उसका बर्थडे पार्टी है तो उसी में जाना है। और तू ऐसे ही अच्छी लग रही है, अब ज्यादा तैयार व्यार होने में अपना टाइम वेस्ट मत कर, चल। पर माँ ऐसे कपड़ों में सुबह से यही कपड़े पहन रखे हैं मैंने। अरे तो क्या हुआ? दोस्त की बहू का बर्थडे याद है, वहाँ खुद को बन ठन कर जाना है, पर मेरा बर्थडे वो तो किसी को याद ही नहीं है। अब किसी को भी मुझसे प्यार नहीं है। नेत्रा उसको अपने साथ एक विला में ले जाती है, जहां बहुत ही अंधेरा होता है। नेत्रा उसे एक कमरे में ले जाती है, जहां जाकर रीवा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी सास का हाथ पकड़कर बोलती है, माँ जी आप ये मुझे कहाँ ले आई? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज दरवाजा खोलिए ना और यहाँ से चलिए। तभी रूम की लाइट्स जलती हैं और वो अपने सामने अपने पति सुशांत को देखती है। जब सुशांत उसको डायमंड के रिंग गिफ्ट करता है और बोलता है, विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे माय वाइफ। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी सी बहू। तो कैसा लगा तुझे हमारा सरप्राइज? अच्छा लगा ना? थैंक यू सो मच। और ये सरप्राइज अब तक का मेरा बेस्ट बर्थडे सरप्राइज है। रीवा केक काटती है और केक काटने के बाद नेत्रा अपनी बहू के हाथों में विला की चाबी देती है और बोलती है, और ये वाला गिफ्ट मेरी तरफ से। और हाँ, तू देखना नहीं चाहेगी अपना ये बड़ा सा बंगला? क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है? आई एम सो हैप्पी। बट ये सब कैसे? देख बहू, हमारे पास इतना नहीं था जो तुझे हम अच्छे से गिफ्ट कर पाते, पर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। रीवा खुशी से अपनी सास का गिफ्ट किया हुआ घर अच्छे से देखती है, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। और पूरा घर देखने के बाद रात को वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है, जिस पर सुशांत उसको बोलता है, अरे ओ बर्थडे गर्ल, ऐसे कैसे बैठ गई? और सरप्राइज नहीं चाहिए क्या? और सरप्राइज? और कितने सरप्राइज है? अरे चलो तो पहले। पर अब कहाँ माँ? और ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? बर्थडे गर्ल खुद तो झल्ली सी बनी बैठी है। वो सब हमें नहीं पता, बस नीचे चलो। एक के बाद एक सरप्राइज देखकर रीवा को यकीन ही नहीं होता और वो नीचे जाती है, जहां वो एक स्टैचू देखती है और उस स्टैचू पर वो वही गाउन देखती है जो कि उसने अपने पिछले बर्थडे पर पसंद किया था। वही ड्रेस देखते ही उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये मेरी प्यारी वाइफ के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। और ये मेरी तरफ से। अब जाओ यहाँ से, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है रेडी होने का। हाँ, बस 5 मिनट, मैं यूं गई और यूं आई रेडी होके। रीवा जल्दी से जाकर तैयार हो जाती है और जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर आती है तो उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है। ये सब देखकर वो एक प्रिंसेस की तरह फील करती है और उसके नीचे आते ही सुशांत उससे बोलता है, तो अब तुम्हारे नेक्स्ट सरप्राइज की ओर बढ़े? अरे उससे क्या पूछना, वो तो आज की बर्थडे गर्ल है। चल बहू। इतना बोलकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और सरप्राइज वाली जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ रीवा एक तंबू लगा हुआ देखती है। पर सुशांत और नेत्रा उसको अंदर नहीं जाने देते और आगे से ले जाते हैं, जहाँ वो पानी के बीचों बीच कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट देखती है। तभी सुशांत उसे बोलता है, ये रहा तुम्हारा एक और सरप्राइज। लिटरली इट्स सो अमेजिंग, आई कांट बिलीव दिस। प्लीज मुझे पिंच करो ना। वहाँ सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं और उसके बाद वो लोग रीवा को तंबू की ओर ले जाते हैं। तभी सुशांत कहता है, इट्स योर लास्ट सरप्राइज।
सुशांत उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अंदर ले जाता है और उसकी आंखों से पट्टी हटाता है तो वो देखती है कि तंबू के अंदर जो रोशनी है वो लाइट नहीं बल्कि जुगनू की है, जिसे सुशांत ने कुछ बॉटल्स में बंद कर रखा था और उसके सामने केक रखा होता है जिसमें उसकी शादी की फोटो भी लगी होती है। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे आप जैसा पति और माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली सास मिली है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे है। तू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुझे पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। माँ बिल्कुल सही बोल रही है। और अब रोना ही है या केक भी कट करना है? इतना बोलकर सुशांत रीवा के हाथों में नाइफ देता है और रीवा केक कट करके सभी को खिलाती है, जिसके बाद वो तीनों एक फैमिली पिक्चर लेते हैं और एक साथ ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू के बर्थडे सरप्राइज की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके ससुराल वालों ने उसे ऐसे गिफ्ट दिए हों उसके बर्थडे पर? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।